अपडेट ये कि टीवी9 पर लखनऊ अग्निकांड की गवाही। हादसे में घायल लवप्रीत ने टीवी9 को बताया आग तेजी से फैली थी। धुएं की वजह से सीढ़ियों से नहीं उतर पाए लोग, क्योंकि एंट्री एग्जिट का रास्ता एक ही था। संकरी सीढ़ियां थी, इस वजह से नीचे उतरने में परेशानी हो रही थी। लवप्रीत ने टीवी9 भारतवर्ष से बात की और बताया उस दौरान हुआ क्या था। ज्यादातर लोग ऊपर ही फंसे रह गए, कुछ लोगों ने हिम्मत की और वो केबल तार की मदद से नीचे उतर पाए। हालांकि कई लोगों को इस दौरान चोटें भी लगी, लेकिन उनकी जान जरूर बच गई है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग ने भीषण रूप लिया। यहाँ कोने में केबल तार की मदद से लोग बच पाए और लवप्रीत भी उसमें शामिल। लवप्रीत ने क्या कहा, सुनिए। लवप्रीत जी, क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ और अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो पहले से बेटर है। आग लग गई थी नीचे पेट शॉप पे, तो वो ऊपर तक आ गई थी, ऑफिस तक हमारे, और धुआं ज़्यादा फैल चुका था तो हम सीढ़ियों से भी नहीं निकल पा रहे थे। तो बस वही चीज़ ज़्यादा बढ़ गई हमारे पास। हमने खिड़की से निकलने की कोशिश की, और हम कुछ लोग ही निकल पाए क्योंकि आग ज़्यादा फैल गई थी। तो बाकी लोगों के लिए खिड़की से निकलना भी मुश्किल हो गया। लिफ्ट थी या सिर्फ जीना था? सिर्फ सीढ़ियाँ थी और लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं था। आपने अपनी कैसी जान बचाई और बाकी लोग जो कूदे वो कैसे भागे? वो खिड़की के पास इलेक्ट्रिक पाइप था, तो वो पाइप लेके हमने कोशिश की कि उससे लटक के नीचे आ जाए। तो बाकी लोग निकल गए, तो मैं भी उनमें से एक थी। गिरते गिरते बच गई, तो उसके कारण चोटें लगी। पर बाकी लोग, तब तक आग निकल रही थी बाहर, तो थोड़ा बहुत जला हाथ वगैरह, बट बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो गया क्योंकि आग ज़्यादा फैल चुकी थी, तो बाकी लोग नहीं निकल पाए। कितने लोग मौजूद थे उस समय? हम टोटल 25 लोग थे। आग नीचे पेट शॉप पे लगी और ऊपर तक आ गई। पेट शॉप पे भी लोग मौजूद हैं? नहीं, वो निकल गए थे पहले ही बाहर। निकल गए थे। सिर्फ एनिमेशन जो कंपनी थी, वो हमें नहीं बताया गया था कि आग लगी है नीचे से, तो हमें कोई आइडिया नहीं था। हमें तो तब पता लगा जब धुआं फैल चुका था और सीढ़ियों से निकलना मुश्किल था। एनिमेशन क्या है, कंपनी है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है? 3D कंपनी है। लवप्रीत को आप सुन रहे थे। लवप्रीत बता रही थी आखिर उस दौरान क्या हुआ था। जिन परिजनों ने अपनों को खो दिया, उनका दर्द तो कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते हैं कि लखनऊ में जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसको लेकर कैसे कैसे लापरवाही बरती गई थी, क्योंकि सिर्फ एक लापरवाही सामने नहीं आई है, कई कमियां, कई लापरवाही हैं। ये हादसा नहीं, कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ है। अब बेसमेंट की सबसे पहले बात करते हैं। इजाजत क्या थी? 40% हिस्से तक कवरेज की इजाजत थी, लेकिन हुआ क्या? इससे अलग हुआ ये कि 90% से ज्यादा कवरेज किया गया था। पहली लापरवाही। बढ़ते आगे, आपको बताते हैं निर्माण से जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है। इजाजत कितनी थी? सिंगल हाउसिंग यूनिट का नक्शा पास हुआ था, रेजिडेंशियल इमारत थी ये, लेकिन हुआ क्या? बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, कमर्शियली इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कवरेज एरिया की बात करें तो इजाजत थी अधिकतम 65% निर्माण की, लेकिन हुआ क्या? लगभग 100% कवरेज कर दिया गया था। एक और लापरवाही सामने आई। बिल्डिंग की बात करें तो इजाजत थी चारों ओर खुली जगह जरूरी है। आपने देखा तस्वीरों में, हमारे संवाददाता अभिजीत लगातार बता रहे, वेंटिलेशन की कोई जगह ही नहीं थी वहां पर। हुआ ये कि बिना खाली जगह छोड़े निर्माण कर दिया गया था, और इसी वजह से जब यह हादसा हुआ तो लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। जरूरी क्या? विभागीय एनओसी बेसमेंट में। हुआ क्या? रिकॉर्ड में एनओसी नहीं है, वहां कोई इंतजाम नहीं था। इमारत की बात करें तो इजाजत थी 15 मीटर ऊंचाई की, लेकिन हुआ क्या? 19 मीटर ऊंची बनाई गई थी। कई लापरवाही, कई कमियां सामने आए हैं। फायर सेफ्टी की बात करें तो इमारत में पर्याप्त इंतजाम होने जरूरी थे, होने चाहिए, हर इमारत में होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या? कोई इंतजाम ही नहीं था। एनओसी नहीं थी, फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं था। निकासी की बात करें तो आने जाने का पर्याप्त रास्ता होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। ये कहा गया था, लेकिन हुआ क्या? एक ही संकरी जगह थी, एंट्री एग्जिट एक ही था, सिर्फ सीढ़ियां थी, और इसी वजह से लोग बच नहीं पाए और वो सही समय पर आगे नहीं निकल पाए। लखनऊ अग्निकांड में लापरवाही के सबूत भी सामने आए हैं। बड़ी खबर यह कि बिल्डिंग में नहीं था कोई वेंटिलेशन सिस्टम, कोई वेंटिलेशन का इंतजाम नहीं था। छत पर जाने वाले डोर को लॉक किया था।
3 फ्लोर थे, 3 मंजिल थी। सबसे नीचे पेट शॉप, उसके ऊपर कोचिंग सेंटर, एनिमेशन कोचिंग सेंटर और तीसरे फ्लोर पर लाइब्रेरी थी। छत पर जाने वाले डोर को लॉक किया गया था। तो लखनऊ अग्निकांड इमारत की पूरी जानकारी आपको देते हैं, किस तरीके से इस इमारत का निर्माण किया गया था, क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले बेसमेंट की बात करते हैं। स्टोरेज और सप्लाई रूम यहां पर था। पेट फीड और एक्सेसरीज गोदाम यहां पर बनाया हुआ था। ये पहले फ्लोर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप, क्लिनिक और शोरूम था, यानी कि बेसिक जो बेसमेंट था वहां गोदाम। फर्स्ट फ्लोर पर पेट कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर ही स्टूडियो बनाए हुए थे। कितना स्टाफ यहां पर था? 30 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे इस दौरान। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर तकनीकी और क्रिएटिव युवा पेशेवर वहां पर काम करते थे। ये लोग वहां पर जॉब कर रहे थे। 3D गेम डेवलपर और 3D आर्टिस्ट वहां पर काम किया करते थे। इतना ही नहीं, 3D गेम और डिजिटल एनिमेशन का भी काम यहाँ पर होता था। कई बच्चे यहाँ सीख रहे थे, कई लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। क्या प्रोजेक्ट था? 3D एनिमेशन से संबंधित कोर्स वहाँ पर किया जा रहा था। कई बच्चे सीख रहे थे, इसलिए कई छात्रों की जान गई है। लापरवाही कहाँ हुई है? बिल्डिंग में कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था, ये सबूत निकल कर सामने आए हैं। इसके अलावा छत पर जाने वाले डोर को लॉक किया गया था, क्योंकि सबसे ऊपर बायोमेट्रिक लॉक था। उस वजह से लॉक खुल नहीं पाया, दरवाजा खुल नहीं पाया और लोग अंदर फंस गए। मुख्य प्रवेश पर एसी का आउटर यूनिट भी मौजूद था। लापरवाही ये भी कि 2 बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे लूप होल सामने आ रहे हैं, कितनी लापरवाही की ये जानकारियां हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल भी इसी जगह पर था, यहीं पर इलेक्ट्रिकल पैनल भी था। फ्रंट एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ इसे पैक किया गया था, लक्षागृह की तरह इसे बनाया गया था। फाइबर और ग्लास के पैनल से उसे कवर किया गया था और इसी वजह से आग इतनी तेजी से फैलती चली गई। बिल्डिंग के पूरे हिस्से में फॉल्स सीलिंग का काम हुआ था और लकड़ी का भी काम था। अभिजीत बता रहे थे दीवारों में पीवीसी पैनल और वॉलपेपर भी लगा हुआ था और इसी वजह से आग देखते ही देखते फैलती गई। अब बड़ी बातें इन सब के बीच ये है कि आग लगने पर अति ज्वलनशील बनाने के लिए पर्याप्त है, यानी कि जब आग लगी तो आग इसलिए इतनी जल्दी फैल गई क्योंकि वहां पर इसी तरह से निर्माण किया गया था। और अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले अभिजीत आपका मैं रुख करना चाहूंगी। एसआईटी की टीम की तरफ से भी कहा गया है कि हर एक पॉइंट पर अब जांच की जा रही है, लेकिन वो पॉइंट कौन से होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुंची थी और एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और करीब 1 घंटे तक इस जगह पर पूरे बिल्डिंग का मुआयना किया गया, पूरी बिल्डिंग की वीडियोग्राफी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब एसआईटी यहाँ पर ऐसी क्या तफ्तीश करेगी, जो कि एक सीधे एक आम आदमी भी देख सकता है कि अगर ये निर्माण यहाँ पर किया गया है तो पूरी तरीके से इसमें कितने नियमों की अनदेखी की गई है, अवैध तरीके से निर्माण किया गया और इस पूरे बिल्डिंग को अवैध तरीके से ही कमर्शियल पर्पज़ के लिए चलाया जा रहा था। और ये एकमात्र बिल्डिंग नहीं है। आग की घटना अब हो चुकी है और 15 जानें जा चुकी हैं। हालांकि एसआईटी गठित की गई है तो वो अपनी जांच रिपोर्ट तो 1 हफ्ते में सौंपेगी और आज मौके पर भी पहुंचे, मुआयना भी किया। वरिष्ठ अधिकारी जो थे, 2 सदस्यीय जो टीम है एसआईटी की, वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने बातचीत के बाद कहा कि हर पहलू पर जांच की जाएगी और इसमें ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का आश्वासन तो सरकार के द्वारा भी दिया जा रहा है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं बना हुआ है कि एक बिल्डिंग पर एक्शन या फिर तमाम बिल्डिंगों पर इस तरीके के एक्शन होंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना होने पाए। अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे कि लखनऊ में एक बड़े स्तर पर फायर ऑडिट भी किया गया था और नोटिस भी सर्व किए गए थे तमाम ऐसे खतरनाक बिल्डिंग्स को। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं कि क्या इस जगह पर वो फायर सेफ्टी की टीम पहुंची थी, यहाँ पर वो ऑडिट हुआ था और क्या इनको भी नोटिस सर्व किया गया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो इस तरीके के ऐसे तमाम बिल्डिंग्स हैं जिनका फायर सेफ्टी ऑडिट होता ही नहीं है, क्योंकि कागजों में ये 15 मीटर के परमिशन पे दर्ज है और इसकी जो लंबाई है आप देख सकते हैं कि 19 मीटर तक जाती है, यानी 15 मीटर से नीचे है तो फायर सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर एनओसी की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से निर्माण हो जाता है।
फायर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ये कह सकता है कि चूंकि 15 मीटर की अनुमति पर बिल्डिंग बनी हुई है तो टेक्निकली वो उनके दायरे में आती नहीं है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है इसके लिए कौन सा प्रशासन जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर तय करनी पड़ेगी कि आखिर जो परमिशन ली गई वो कितने मीटर की ली गई और निर्माण कितने मीटर का हो गया। तो ये ऑडिट का विषय है, ये जांच का भी विषय है और तमाम ऐसे बिल्डिंग्स लखनऊ के अंदर बने हुए हैं जिनकी परमिशन कुछ और है और पर्पस कुछ और चल रहा है वहां पर। तो ये सबसे बड़ी बात है और इस तरीके की घटनाओं के पीछे लापरवाही तो साफ साफ दिखाई देती है। ये आपराधिक घटना दिखाई देती है जब इस तरीके से यहाँ पर निर्माण किया जाता है और जिस तरीके से बिल्डिंग को डेवलप किया गया। बिल्कुल अभिजीत, जब यहाँ पर कमर्शियल इमारत बनाने की इजाजत नहीं थी तो फिर कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर कैसे संचालित की जा रही थी, कई सवाल उठ रहे हैं। अभिजीत, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर है इस बीच, बिल्डिंग को लेकर पर्दाफाश हुआ है। 2016 में बिल्डिंग को ढहाने का आदेश दिया गया था, 2 महीने के अंदर ही आदेश रद्द कर दिया गया। 2014 में आवासीय इमारत को कमर्शियल बना दिया गया था। 2016 में बिल्डिंग को ढहाने का आदेश दिया गया था, 2 महीने के अंदर ही इस आदेश को रद्द कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, आवासीय इमारत को कमर्शियल बना दिया गया। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है, एक एक डिटेल आपको दे रहे हैं। अब ये भी समझ लेते हैं इस प्रॉपर्टी को किसने खरीदा था, इसे कब कमर्शियली इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, आखिर हुआ क्या था। 19 जनवरी साल 2013 प्रॉपर्टी वीरेंद्र सुरेंद्र शुक्ला ने खरीदी थी। 20 अगस्त साल 2014 आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृत किया गया था, यानी कि रेजिडेंशियल इमारत के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अवैध निर्माण पाया गया, एलडीए ने मुकदमा दर्ज किया। 10 मई साल 2016 अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। फिर 5 जुलाई 2016 की बात करें तो ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया 2 महीने के अंदर और 2014 आवासीय इमारत को कमर्शियल तब्दील कर दिया गया था, कमर्शियली इसे चलाया जा रहा था। जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों और क्या सिस्टम को इस बारे में खबर नहीं थी। लखनऊ में अग्निकांड में जान गंवाने वाले जयंत के पिता ने क्या कहा, सुनिए। अभी जयंत है की तबीयत गड़बड़ है, अभी भी वो भर्ती है सीसीयू में, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। बेटे से बातचीत हुई रात में, अभी सवेरे 7 बजे 6 बजे हुई थी। सो रहा था उस समय, पहले उससे रात में 12 बजे करीब थी तो उस समय ठीक ठाक बोल रहा था। जांचें हुआ करती हैं इनकी, कहीं खून की, कहीं एक्सरे, कहीं सर की। वैसे सरकार ध्यान दे रही बच्चे को। डॉक्टर से बात हुई, क्या बता रहे, कैसी तबीयत? डॉक्टर इमरजेंसी में थे, कहने लगे इलाज हो रहा है, अभी बच्चे के ब्लड ज़्यादा निकल गया है, इसलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत है, टाइम लगेगा। कहाँ से ब्लड निकला? जब वो कूदा था तो वो गिरा है इससे पीछे। हाँ, तो ये देखिए सब मैंने जब उठाया था यहाँ, ये वही ब्लड है? हाँ हाँ, सब लग गया था। आप मौके पे पहुँच गए थे? नहीं, यहीं अस्पताल में ही था, तो थोड़ा सा आगे पीछे सेट करना था, जैसे करवट उन्हें कुछ पीठ लगाना था तो थोड़ा सा पकड़ा था तो वही लग गया। वहीं हत्याकांड में हुए पर्दाफाश से बड़े सवाल उठ रहे हैं। 15 निर्दोष लोगों के जिंदा जलने का आखिर जिम्मेदार कौन है? कई सवाल हैं। इतनी लापरवाही क्यों हुई, इतनी खामियां क्यों सामने आ रही हैं, पहले इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? आखिर 15 लोगों की जान गई है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जब निर्माण अवैध था तो ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हुआ था? बिल्डिंग ध्वस्तीकरण का आदेश आखिर वापस करने वाला कौन था? पिछले 10 सालों में 2016 से 2026 तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? 3 जून के बाद ही सरकार ने फायर ऑडिट के निर्देश क्यों दिए? क्या अलीगंज की इस इमारत का फायर ऑडिट हुआ भी था या नहीं? अगर फायर ऑडिट हुआ था तो आगे क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? अगर ऑडिट सही पाया गया था और अगर नहीं पाया गया था तो उसमें बदलाव क्यों नहीं किए गए? और ऑडिट अगर सही था तो फिर आग कैसे लगी? बड़ा सवाल यह भी है, क्या अग्निकांड के असली गुनहगार फिर बच जाएंगे? क्योंकि कई मामले सामने आते हैं। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, ये पहला मामला नहीं है। दिल्ली की बात करें, मालवीय नगर से मामला सामने आया था, जहां डिजिटल लॉक की वजह से लोग अंदर फंस गए थे। इधर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। डिजिटल लॉक था और वो बंद हो गया, लाइट जाने की वजह से वो बंद हो गया, लोग अंदर फंस गए। तो जो चीजें सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो ही काल बन जाएंगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा।
पंकज। देखिए, बिल्कुल जो चीज़ें सुविधा के इस्तेमाल के लिए प्रयोग की गई वही उन लोगों के लिए काल बन गई, लेकिन इसका कई सारे कारण हैं उस सुविधा का। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बिजली के कनेक्शन की बात आ रही 20 केवी का लिया गया, लेकिन वहाँ पे यूज हो रहा था करीब 40 केवी के आसपास। तो चूँकि प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा और एसी में की वजह से इसकी वजह से जो है तार सर्किट हुआ और उसकी वजह से आग लगी। और ग्राउंड फ्लोर पे जब सर्किट तार हुआ तो आग लगी तो नीचे से लेकर ऊपर तक फैल गई और रास्ता नीचे ही निकलने की तरफ था। जो सीढ़ियाँ थी वो मुख्य गेट पे और बाहर की तरफ थी, तो वहाँ से लपटे उठी और ऊपर तक चली गई। नीचे चूँकि पेट की शॉप थी तो अधिकतर लोग जब नीचे आग लगी तो भाग गए, लेकिन ऊपर के लोग नहीं भाग पाए। चारों तरफ से धुआं भर गया। कुछ लोग कूदने की कोशिश की, जान हालांकि घायल हुए लेकिन उनकी जान बच गई, लेकिन बाकी लोग अंदर रह गए और जो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। 15 लोगों की मौत हो गई। ये पहला हादसा नहीं, इससे पहले आप देखेंगे तो हजरतगंज में 3 या 4 ऐसे इस तरीके की घटनाएं पिछले 1 साल में देखा जाए 1.5 साल में हुई है। चाहे वो हजरतगंज में एक होटल का मामला रहा हो, ये एक अपार्टमेंट का मामला रहा हो, या कई ऐसी घटनाएं इस तरीके की हुई। थोड़े दिन पहले विकास नगर में झुग्गी में आग लगाई गई थी, तब भी इस तरीके की चीज़ें निकल के आई थी कि फायर ब्रिगेड या तत्काल सुविधा नहीं पहुँच पाई। यहाँ भी यही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि समय रहते चीज़ें जो पुलिस बल थी या फिर फायर ब्रिगेड की टीम थी पहुंची, लेकिन बहुत सारे जो उपकरण थे वो उनके पास नहीं थे, क्योंकि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपकरण के साथ पहुंचने चाहिए। दीवारें जिस तरीके से हथौड़े से काटी गई, उसके बाद लोगों की डेड बॉडी निकाली गई। हालांकि बहुत सारे लोग घायल भी निकले, लेकिन जब तक आग पे कंट्रोल नहीं हुआ तब तक अंदर कोई भी घुस नहीं पाया। यानी कोई भी उपकरण उस तरीके का वैकल्पिक व्यवस्था के साथ टीम नहीं पहुंची, और जब पहुंची दीवार काटी गई तब तक बहुत लेट हो चुका था, करीब 1.5-2 घंटे हो गए। पंकज और लवप्रीत से भी जब बात की गई, आपने ही बात की थी, उन्होंने भी बताया आग इतनी भीषण रूप से फैल गई थी, धुआं फैल गया था कि लोग बच नहीं पाए और निकल नहीं पाए। लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी जानकारी है। लखनऊ के KGMU ट्रॉमा सेंटर से CMS प्रेम राज सिंह ने हमसे बात की है। प्रेम राज सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। डॉक्टर साहब, कितने लोग आए, मृतकों की संख्या कितनी है और कितने लोग अभी घायल जिनका इलाज चल रहा है? जैसे ये कल की जो घटना थी, बहुत ही दुर्घटना हुई है। इसमें करीब 22-23 लोग हमारे पास आए थे, जिसमें 15 लोग मृत अवस्था में ब्रॉड डेड आए, तो इनका यहाँ पे पंचनामा करके हमने मॉर्चरी भेज दिए, वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम हुआ। बाकी करीब 7 लोग थे, जिसमें से 5 एकदम स्टेबल थे, बातचीत कर रहे थे, उनमें किसी तरह की बहुत हल्की माइनर इंजरीज थी, तो उनको वहाँ पे तुरंत उपचार करके वो लोग फिर घर चले गए। तो वो खुद ही जाना चाहते थे और उनको भर्ती करने की उनकी कोई स्थिति भी नहीं थी। 2 लोग हैं जो भर्ती हुए हैं, एक लड़की है करीब 27-28 साल की उम्र है, उसके पैर में थोड़े से चोट आई है वो है, और एक लड़का है जिसमें स्पाइन फ्रैक्चर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो ICU में एडमिट है। लवप्रीत और जैन? हाँ, लवप्रीत और जैन पर स्टेबल हैं दोनों। अभी उसका हम आज MRI प्लान भी करेंगे और देखेंगे आगे उसमें क्या चीज़ निकलती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट दोनों लोगों के परिजन पहुंच गए जो घायल यहाँ पे एडमिट? जी, दोनों लोग। लड़की के अभी दोस्त है साथ में, माता पिता आने वाले हैं। अभी बात हुई थी लड़की से सुबह, तो उसके का माता पिता रास्ते में, वो बस पहुँचने वाले हैं, और लड़के के घर वाले उसके साथ में है। हमारे सहयोगी पंकज ने CMS प्रेम राज सिंह से बात की। सुन रहे थे आप। अलीगंज में जिस इमारत में जलकर 15 लोगों की मौत हो गई, उसी बिल्डिंग के अंदर से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट देखिए। अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी, भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर में ये सबसे पहले हम आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कम से कम यहाँ पर 10 AC के आउटर यूनिट लगे हुए हैं, जहाँ से सबसे पहले शॉर्ट सर्किट और आग की शुरुआत हुई। और उसके बाद अगर आप आगे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। हम अंदर घुसने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और आप देखिए कि ये सीढ़ियाँ जो हैं, आप देखिए कि ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बॉक्स है, उसके अलावा यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट है, और कितनी संकरी जगह है ये हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वो अंदर में घुसने से भी रोक रहे हैं यहाँ पर लोग, लेकिन आपको अब हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर ये आग लगी और इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। ये देखिए बाइक जली हुई है, उसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी स्कूटर्स होते हैं वो यहाँ पर जले हुए आपको दिखाई देंगे। जो आउटर यूनिट AC की होती है वो यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं,
और कितनी भयावह यह आग थी उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, और बगल में ये पेट शॉप है। पेट शॉप के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब आग लगी तो क्या यहाँ पर माहौल रहा होगा, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग की जहाँ पर ये घटना हुई, और सबसे खतरनाक पॉइंट उसका यहीं पर है। ये जो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 एसी के आउटर यूनिट और 2 एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। यहीं पर कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की शुरुआत सबसे पहले हुई। यहाँ पर एसी से स्पार्क हो रहा था। नीचे देखिए, नीचे की तस्वीरें ये दिखाइए। ये बाइक 1 2 3 4 5 कम से कम 5 मोटरसाइकिल हैं जो कि जलकर खाक हो चुकी हैं। उसका मलबा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं इस जगह की, घटनास्थल की तस्वीरें हम अंदर से आपको दिखा रहे थे। और इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, वो क्या मंजर रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से ही कि कितना संकरा ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। और इसी जगह से कूद रहे थे लोग, और ये कूद जब रहे थे यहाँ से जो छात्र थे वो कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो घायल हुआ है छात्र वो इसी ग्रिल पर गिरने से घायल यहाँ पर हुआ था। ये तस्वीर देखिए आप, जिस तरीके से ग्रिल है इसके ऊपर ये नुकीला जो पाइप है वो निकला हुआ है, और इसी जगह पर गिरने से भी घायल छात्र हुए थे। और ये वो वायर है, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये केबल है। इस केबल के सहारे जो स्टूडेंट्स थे वो उतरने की कोशिश कर रहे थे। ये वो केबल है जिससे कि 2nd फ्लोर से उतरते हुए छात्र यहाँ पर दिखाई दिए थे। तो इसी केबल के सहारे कुछ छात्रों ने उतरकर जान बचाई, जो कि तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो क्या मंजर ये था इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आग की भयावहता आपने देखी, और उसके अलावा अगर हम आपको तस्वीरें जो अंदर की एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे TV9 भारतवर्ष पर, वो हमने आपको दिखाई। देखिए ये एक और बैटरी स्कूटर है जो कि यहाँ पर जलकर खाक हो चुका है। सिर्फ उसका लोहे का ढांचा जो है वो इस वक्त आपको दिखाई देगा, पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। तो यानी जितने वाहन यहाँ पर लगे हुए थे, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा, वो जलकर राख हो गए। जितने एसी के आउटर यूनिट्स थे वो जलकर राख हो गए। पेट शॉप का जितना सामान था, माल यहाँ पर रखा हुआ था, वो जलकर राख हो गया। और इस भीषण अग्निकांड ने 15 जिंदगियाँ ली। खबर ये भी कि सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। एक्सीएन कलेक्शन जानकीपुरम गौरव कुमार सस्पेंड, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार को सस्पेंड किया गया। FSSO इंदिरा नगर कमलेंद्र कुमार सिंह को भी सस्पेंड किया गया। AE अनिल कुमार और जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे को भी सस्पेंड किया गया है। एक्शन लेते हुए इन अफसरों की सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। 4 अधिकारी सस्पेंड। जिंदा जले हैं 15 निर्दोष लोग और सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, सिर्फ 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। कई सवाल उठ रहे हैं, कौन कौन गिरफ्तार किया गया है और किस किस को सस्पेंड किया गया है। सबसे पहले वीरेंद्र शुक्ला जो कि बिल्डिंग का मालिक है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं तुषांक जायसवाल की जो कि एनिमेशन सेंटर का संचालक है, गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा रामकृष्ण उपाध्याय जिसके पोस्टर भी लगे हुए हैं कोचिंग सेंटर के बाहर, रामकृष्ण उपाध्याय एनिमेशन सेंटर का मैनेजर है, गिरफ्तार किया गया है। सुरेश कुमार साहू अभियुक्त, गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा गौरव कुमार सस्पेंड, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कलेक्शन जानकीपुरम, सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। कमलेंद्र कुमार सिंह FSSO इंदिरा नगर, सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, इन्हें भी सस्पेंड किया गया है। और AE अनिल कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर है प्रमोद पांडे को भी सस्पेंड किया गया है। तो 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन अब 5 बड़े सवाल। 15 मौतों के बाद सिर्फ गिरफ्तारी काफी है क्या? 4 गिरफ्तार क्यों? और क्या असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है? ये भी एक सवाल उठ रहा है। इसके अलावा सिर्फ सस्पेंशन या कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी, ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। अवैध निर्माण पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले से क्यों कार्रवाई नहीं की गई? जिम्मेदारी तय होगी या मामला ठंडे बस्ते में जाएगा? एक और ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। तो वीरेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, कई सस्पेंशन की कार्रवाइयां भी की गई हैं, वो जानकारी आपको दे रहे थे। लखनऊ अग्निकांड का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। जान बचाने के लिए बिजली के केबल के सहारे नीचे उतरते हुए छात्र दिखाई दिए। दूसरी मंजिल से बिजली के केबल के सहारे उतरे। ये देखिए तस्वीरें, छात्रों के उतरने के दौरान बिल्डिंग की आग भड़क गई। आग भाई बढ़ गई है भाई।
तो जब कोई रास्ता नहीं समझ आया तो छात्रों ने यही समझा कि उन्हें नीचे उतरने के लिए केबल तार का सहारा लेना चाहिए। लखनऊ अग्निकांड में बाराबंकी के 2 युवकों की भी मौत हो गई। अम्मार और शहजान के गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो लखनऊ में घटना हुई है इसमें टोटल 18 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हो गई है। उसमें में से एक मेरा दोस्त था जो लखपेड़ा बाग में रहता है, ये उसका मकान है, आपको दिख रहा होगा। इस घर में रहता था। आज अचानक से हमको खबर मिली कि उसकी डेथ हो गई है। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसके पापा का नाम मंसूर आलम है, जो यहाँ लोहे की दुकान खोल रखे हैं करौली के पास। हाँ, वेल्डिंग के काम करते हैं। टोटल अम्मार के 3 भाई हैं और 1 बहन है। सबसे छोटा भाई ये है। तो अग्निकांड में पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। टीवी 9 संवाददाता ने परिजनों से बात की है, सुनिए। आपके आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, किनको आपने खोया? तो आंसू तो जब उसकी याद आएगी तभी आएंगे, उसमें क्या बात। कौन था बच्चा? हाँ? कौन थे? हमारा भांजा था। कितने सालों में? जो वही 24 साल का था। क्या करते थे? यहीं कोचिंग में था। अच्छा। हाँ। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, बहुत ही दुखद है, लेकिन आप अपने भांजे को किस तरह से याद करते हैं? अब याद क्या करें, बस याद तो वही करना है, वो तो जिंदगी भर रहेगी। जो यादें तो रहेंगी ही। क्या है, अपनों को खोने वाले परिजनों का दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। शायद इसे शब्दों में बांधना भी आसान नहीं है। बिल्डिंग में आग कैसे लगी, चश्मदीद ने क्या कहा, ये भी सुनिए। आपने घटना जब हुई तो क्या देखा आपने, उसके बारे में थोड़ा? भाई साहब 2 बजे के करीब की घटना है, जो मिडिल वाले फ्लोर पे स्पार्किंग से आग लग गई। पहले तो शुरुआती था, तो हल्का फुल्का था। कुछ बच्चे जो बीच के 3 फ्लोर वाले हैं वो सारे उतर गए। ऊपर में सीढ़ी नहीं है तो वो सारे फंस गए। और जितने फंसे उसमें से 5 निकल पाए, बाकी सारे। शीशा नीचे से भी लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ईंटें फेंक कर, लेकिन शीशा टूट नहीं रहा था। किसी तरीके से शीशा टूटा। जो हिम्मत दिखा पाए वो बगल में केबल लगी थी। 5 बच्चे, 1 लड़की, वो उसी से उतरे हैं। बाकी सब उसी बीच में फंसे रह गए। चश्मदीदों को आप सुन रहे थे। 4 गिरफ्तारियां और 4 सस्पेंशन, लेकिन क्या ये काफी है? जिम्मेदारियों को कड़ी सजा मिलेगी या नहीं, सवाल ये भी